हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 7 ऑफ करंट अफेयर्स। आज से हम यहाँ पर नेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी हमने वन लाइनर पढ़े थे। देखिए नोट्स के यहाँ आपको इसके साथ साथ नोट्स भी, जैसे स्टैटिक पोर्शन की भी बात करेंगे। जैसे कोई आपको टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए वो हमने यहाँ पर ऐड की हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय बन गया है। अब देखिए, भारत का संविधान का आपको पता ही होगा कि सुप्रीम लॉ है। ये चीज़ें कुछ फैक्चुअल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल मीन्स 8 अनुसूची। ठीक है, ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। 395। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। एक इम्पोर्टेंट बात यह याद रखनी है, वर्तमान में भारत के संविधान में 395 नहीं है, ये वैरी करते हैं। कहीं पर ये कुछ 465, कहीं 467 इस तरह से लिखे हुए हैं। ये एग्जैक्ट कहीं इसका डेटा भी मिला नहीं है। जब एग्जैक्ट कुछ पता लगेगा तो आपको रिवीजन वीडियो में चीज़ें बता दी जाएंगी। हालांकि 12 अनुसूचियाँ हैं, ये ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मुख्य रचनाकार माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ये इम्पोर्टेंट। मोस्टली लोग यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझ लेंगे कि उन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उनके ही साइन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनका पहला हस्ताक्षर था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ना तो ये प्रिंटेड है ना ही टाइप्ड है। ये क्या है? हाथ से लिखा है, कैलीग्राफ्ड है, कैलीग्राफ्ड। अब ये कुछ यहाँ पर फैक्ट समझ आए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर संविधान की बात की जाए तो जो अमेंडमेंट हुए हैं 100 के बाद, वो देख लेते हैं एक नज़र में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए, 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हुआ। यहाँ पर एक्सचेंज हुई टेरिटरी, कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश को दिया गया और कुछ बांग्लादेश का भारत को मिला। ठीक है जी, इसका क्या है? एक्सचेंज हुआ। तो 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इससे रिलेटेड है, याद रखना। अगर 111वें संविधान संशोधन की बात की जाए 2017, अरुण जेटली जी का नाम सुना होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 101 जीएसटी, इनको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए। रट्टा इसलिए क्योंकि यहाँ से पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। संविधान संशोधन 100वां बांग्लादेश के साथ टेरिटरी एक्सचेंज हुई। 101वां जीएसटी। 102वां की अगर बात की जाए, ये 2018 नेशनल स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला किसको? एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। इससे पहले जो एनसीएससी, एनसीएसटी, इनको ही क्या है? नेशनल स्टेटस मिला हुआ था, नेशनल काउंसिल फॉर एससी, नेशनल काउंसिल फॉर एसटी। लेकिन 102वें संविधान संशोधन में एनसीबीसी को भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। 103वां ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन के लिए 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए, ये 103वां है 2019 में। ठीक है, ये याद रखना है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, ये टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी और एसटी। एससी और एसटी को रिजर्वेशन कंटिन्यू रहा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 साल के लिए, और ये बढ़कर 2030 तक हो गया। ध्यान रखना है। 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाए, टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ओबीसी दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको यहाँ पर
एक तरह से क्या है बैकडॉ कर दिया, मतलब वापस कर दिया कि यहाँ पर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पावर किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन फिर से वापस ये पावर रिस्टोर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को कि वो आइडेंटिफाई करेगी ओबीसीज को कि कौन सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं। समझ आया। 105वां और 106वां संविधान संशोधन ये महिलाओं को 33% आरक्षण से रिलेटेड है। टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर कमिंग इफेक्ट 334 आर्टिकल ए। लोकसभा में आर्टिकल 330 ए के तहत, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 332 ए, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 239 ए आर्टिकल के तहत। आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। और 6 के 6 जो 7 हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए हैं देख लेना, एक न एक चिपक जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ तक क्लियर हुआ था भारत का पहला संविधान संग्रहालय अब कहाँ बना। अब ध्यान से सुनना है। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम का उद्घाटन ओम बिड़ला जी द्वारा और अर्जुन राम मेघवाल जो कि विधि और न्याय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। अब कहाँ किया गया सर, ये किया गया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। इस संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया, जब संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। जैसा कि हमने बताया 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या है अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। दोनों डेट याद रखना है, ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड राइट एंड फ्रीडम अकेडमी की स्थापना की गई वहाँ पर ही ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने की एक प्रमुख केंद्र होगा। देखिए यहाँ पर संविधान से रिलेटेड संविधान के भाग, आर्टिकल्स, और यहाँ पर उन नेताओं की या नेता जो संविधान सभा में थे, डिबेट हुई तो उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक। ये नाम याद रखना है। संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंजिता बी नायर, ये याद रखना नाम। अंजिता बी नायर सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख हैं, तो इनकी देखरेख में सारी चीज़ें होंगी। अब एक रोबोट है उसका नाम संविद रखा है। क्या रखा है, संविद। वो क्या है, आपको गाइड करेगा। रोबोट क्या है, आपको गाइड करेगा। इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड। तो इस संविधान के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको घुमा घुमा कर बताएंगे। इसका नाम संविद रखा है। इसको ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से सेमी ह्यूमनॉइड गाइड रोबोट का विकास किया है। नाम संविद है। ये जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट को चीज़ें दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। संविद की फुल फॉर्म स्मार्ट असिस्टेंट्स फॉर म्यूजियम विजिटर्स एंड इंटरेक्टिव डिस्प्लेज, ठीक है जी। ये संविद नाम याद रखना। संग्रहालय कहाँ, सोनीपत में। ये डेट याद रखना है। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अंजिता बी नायर नाम याद रखना है। भारतीय संविधान की अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जैसा कि हमने बताया है। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस समारोह का जो आयोजन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पुराना संसद भवन था, उसमें क्या है ये केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर इस समारोह का आयोजन हुआ। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में भारतीय संविधान का विमोचन हुआ। और 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस का 10वां संविधान दिवस मनाया गया। इसकी पहल एनडीए गवर्नमेंट ने ही की थी। तो यहाँ पर अब इसका 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। मुख्य विषय हमारा संविधान हमारा अभियान। क्लियर, इस पॉइंट में कोई डाउट हो? एक ही पॉइंट से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद हुए, याद कर लेना एक नज़र में फिर से।
नेक्स्ट है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, सीएम बन गए हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की, देखिए झारखंड की 5वीं विधानसभा, क्योंकि झारखंड कब बना था, बिहार से अलग होकर 2000 में बना था। 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड और झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अगर उत्तराखंड की बात करें, यूपी से झारखंड, बिहार से छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ था। तो 5वीं विधानसभा है कब, 2024 में। और महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए हैं। सीट याद रखना, झारखंड विधानसभा चुनाव में टोटल कितनी सीटें हैं, 81 सीटें हैं। कितनी रिजर्व है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 28। ये याद भी नहीं रहे, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, झारखंड में कितनी सीट हैं ये हमने बताया, 81। याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। 4 राज्य दे देंगे क्योंकि चुनाव कहाँ कहाँ हुए हैं, यहाँ पर झारखंड में, महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले कहाँ हुए थे, हरियाणा में हुए थे, और जम्मू एंड कश्मीर में। तो चारों को आपको एक तरफ नाम दे देंगे, एक तरफ सीट दे देंगे, मिला दो तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए याद रखना 81 सीटें कहाँ हैं, झारखंड विधानसभा में है। ठीक है, 24 साल में पहली बार हुआ है, 24 साल के इतिहास में, कि जो सत्ता पक्ष था उसकी फिर से वापसी हुई है झारखंड में, अदरवाइज बदलता रहता था। और यहाँ पर जीत तक ज़्यादा बहुमत किसको मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को। ठीक है, 56 सीट जीती, कितने में से, 81 में से 56 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती। और यहाँ पर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सीटों पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 मिली, भारतीय जनता पार्टी को 21, कांग्रेस को 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये लेनिन वाली है, ठीक है, इसको 2 और अन्य को 4 मिला। ये इतना याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बस इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है, मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है। महाराष्ट्र में टोटल सीटें 288, इम्पोर्टेंट है, 288 सीटें। 29 रिजर्व रही एससी के लिए, 25 एसटी के लिए, और एक ही चरण में यहाँ चुनाव हुआ। छोटे राज्य में 2 चरण में हुआ था झारखंड में, जिसमें 81 सीटें थी, लेकिन बड़े राज्य महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही दिन में चुनाव हो गया। जीत किसको मिली, महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वगैरह थे। ठीक है, ये सारे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 235 सीट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर जीत कराए हैं। किसको हराया है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। ये सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमटे रह गए। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पर ने एक स्कीम चलाई थी, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 21 साल से 65 साल की जो भी महिला है उनको क्या है 1500 रुपये घर बैठे फ्री में मिलेंगे। ठीक है जी, तो वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तो ये हर राज्य में वैसे शुरू कर दिया है, कहीं पर दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, हालांकि पहले भी चलता आया था, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। तो बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिवसेना को 57। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली नहीं है, ये किसको मिल गई है, एकनाथ शिंदे को। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये अजीत पवार को मिल गई है 41 सीट, तो ये इनको पूर्ण बहुमत मिला। जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 20 पर ही सिमटी रह गई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीट, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की 10, तो ये यहाँ पर ही सिमटे रह गए। समाजवादी पार्टी को 2 मिल गई और 10 अन्य को मिली। मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, ये लेट डिक्लेयर किए हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को क्या है मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, नाम याद रख लेना है। एक बार ये पहले भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री, फिर दोबारा से अब यहाँ पर बने हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, भारत सरकार ने यहाँ पर क्या है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए
यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। नेचुरल फार्मिंग, जो देसी गाय आधारित संसाधन है, देखिए गाय का गोबर या जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनका यूज ना कर कर देसी चीज़ों से फार्मिंग की जाए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को प्रतिपादित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन आरंभ किया 25 नवंबर 2024 को। यह एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, याद रखना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें फुल्ली गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फुल्ली जो पैसा देती है वो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल के साथ स्टेट का भी शेयर रहेगा। केंद्र प्रायोजित योजना में किस मंत्रालय के तहत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। टोटल आउटले 2481 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कब तक? 2025-26 तक होगा। अगले 2 वर्षों के लिए 15,000 समूह बनाए गए हैं। ये चीज़ें बस याद रखनी है, इससे 1 करोड़ किसानों तक लाभ पहुंचेगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी। और इस मिशन के तहत लगभग 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जाएंगे। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति याद रखना, वर्ष 2019-20 से शुरू हुई। ये एक उपयोजना है, किसके अंतर्गत? पारंपरिक कृषि विकास योजना, PKVY अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत ही सारी योजना चल रही है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई है। देखिए अटल इनोवेशन मिशन ये कब चलाया गया था? 2016 से स्टार्ट हुआ था, 2016 से। अब इसका पार्ट 2, जैसे मूवी बन रही है ना, पार्ट 2 बनती है, पुष्पा 2, ऐसे ही अटल इनोवेशन मिशन, अब अटल इनोवेशन मिशन 2.0 स्टार्ट हो गया है। कब से? 2024 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर नीति आयोग के तत्वाधान में, ये भी याद रखना, नीति आयोग, और नीति आयोग का हम बार बार बताते आए हैं, इसका गठन कब हुआ? 2015 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। कब तक रहेगी? 2028 तक इसकी अवधि निर्धारित कर दी गई है। बजट इसका 2750 करोड़ रुपए, और इसमें फोकस किया जाएगा इनपुट बढ़ाकर या थ्रूपुट के तहत या आउटपुट के तहत। ये इतना वैसे पूछेंगे नहीं वनडे एग्जाम वगैरह में भी, तो लेकिन फिर भी याद रख लेना। ठीक है, 3 तरीकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये याद रखना। इनोवेटर्स को शामिल कर या सफलता दर बढ़ाकर या फिर आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार कर मीन्स बेहतर नौकरी, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करके। ठीक है जी, इसके तहत कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जैसे लिपि, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसमें भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना है। अब मान लीजिए कोई मजदूर है, नहीं आती इंग्लिश, तो वो कैसे काम कर पाएगा? तो उनको उनकी लैंग्वेज में ही काम करने का मौका मिलेगा। तो साथ ही साथ 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। फ्रंटियर प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीप टेक रिएक्टर, डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम, अटल सेक्टरल इनोवेशन लॉन्च पैड। नेक्स्ट है PM विजयलक्ष्मी योजना। अब देखिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट टैलेंटेड हैं और पैसे के अभाव में आगे पढ़ नहीं पाते, तो गवर्नमेंट अब उनको क्या है, लोन प्रोवाइड करेगी, ऋण यहाँ पर दिया जाएगा बैंक के थ्रू, बिना किसी, जैसे आपको कोलेटरल वगैरह रखना पड़ता है या बिना किसी जमानत के आपको लोन मिल जाएगा।
ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार क्या है अपना मतलब बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। एक तरह से 27% से बढ़ाकर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 35 तक 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई है, जो एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना के बारे में बता दें तो वो योजना होती है, देखिए अम्ब्रेला छाता क्या करता है, छाता ढक लेता है। तो अम्ब्रेला योजना ऐसी होती है, एक बड़ी योजना, उसके अंदर काफ़ी और छोटी छोटी सब योजना चलती रहती हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, इसके नीचे और भी योजना चलती रहती हैं। तो जो बड़ी वाली है इसको अम्ब्रेला योजना बोलते हैं। 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना चलाई गई। अब देखिए ऐसे योजना आएगी तो आप यहाँ लक्ष्मी समझकर पैसा मत समझ लेना कि कोई सब्सिडी मिलेगी महिलाओं को गैसों के सिलेंडर पर, ऐसे ऑप्शन आएंगे और वहाँ आप कंफ्यूज भी होगे। जैसे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आई कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने के लिए, या छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए, या जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के लिए। तो आप यहाँ परेशान हो जाओगे, ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि योजना क्यों गलत होती है कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनको अच्छे से नहीं पढ़ते। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में रूल है एक योजना तो आती है। तो सारी योजना आपको याद रखनी है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर है स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि शिक्षा में कोई बाधा ना आए। बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को भी कवर करेगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो परस्पर संगत और पूरी तरह से डिजिटल होगी। पात्रता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? क्या सर सबको मिलेगा कि जिसने 10th क्लास कर ली क्या उसको भी 10 लाख रुपए दे देगी सर? अब पता लगा वो भाग गया, नहीं पढ़ा आगे, तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। ध्यान रखना, जो NIRF इंडिया रैंकिंग देश के जो शीर्ष गुणवत्ता वाले संस्थान हैं उन पर लागू होगी। कौन कौन से संस्थान रहेंगे NIRF इंडिया रैंकिंग में? जो ओवरऑल, कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान। तो NIRF रैंकिंग में जो 100 में रहेंगे। सेकंड, NIRF इंडिया रैंकिंग में 101 से 200 तक रैंक प्राप्त करने वाले राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित सभी संस्थान, मीन्स जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सभी पर। ठीक है जी। NIRF इंडिया रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा प्रतिवर्ष इसको। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी। ठीक है, और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रदान किए जाने वाले लाभ, अब कितना रुपए मिलेगा ये तो बता दिया एलिजिबिलिटी। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी 8 लाख रुपए तक इनकम है परिवार की, या कोई सरकारी लाभ नहीं ले रहे हैं, या इनको क्या है छूट मिलेगी, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन मीन्स अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ब्याज पर 3% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। अब 1 लाख कौन होंगे ये सरकार डिसाइड करेगी।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम यूएसपी योजना की 2 घटक योजनाएं तथा CSIS एंड CGFSCL के पूरक के रूप में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है विद्या लक्ष्मी योजना के। कुछ और योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जैसे पीएम श्री योजना है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये 2022 को चली। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, योजना देकर ईयर लगाकर पूछ लिया जाएगा। ये 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य, अवधि 5 साल, 2022 से शुरू होकर 2027 तक। पीएम श्री योजना याद रखना, पीएम श्री 2022 को शुरू हुई, 2027 तक। समग्र शिक्षा योजना 2018 में स्टार्ट हुई और 5 वर्षों के लिए है। ठीक है, वर्ष 2021-22 से शुरू हुई और 2025-26 तक ये रहेगी। हालांकि लॉन्च 18 में हुई थी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। उल्लास जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यूनिट। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह रहे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने का लक्ष्य 22 से 27 है, 2022 से 2027। ये ध्यान रखना है। पहली हमने देखी पीएम श्री, समग्र शिक्षा योजना, उल्लास, निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुई निपुण भारत। इनको रट लेना, देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित, एंड इस लक्ष्य को 2026-27 तक प्राप्त करने की योजना है। नेक्स्ट है निष्ठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि निष्ठा किससे रिलेटेड है, शिक्षा से। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट 21 अगस्त 2019 को लॉन्च हुई। इसमें क्या है, 42 लाख एलिमेंट्री टीचर स्कूल हेड के पेशेवर विकास को बढ़ावा दें। देखिए, स्कूल में जो टीचर्स तो बन जाते हैं, अब उनको पढ़ाना लिखाना मीन्स टीचिंग भी एक गुण है। आपको नॉलेज कितनी हो लेकिन पढ़ाना कैसे है, ये गुण सिखाने के लिए निष्ठा योजना शुरू की गई। निष्ठा ऑनलाइन 6 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुई एंड बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पर केंद्रित निष्ठा 3.0 2021 को प्रारंभ की गई। ये कुछ योजनाएं आप याद रखना। ठीक है जी, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ऐसे ही हम 5-5, 6-6 बड़े बड़े पॉइंट लेंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।